नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज करते हैं यूपी पीईटी का एक सिलेबस होता है संविधान। यूपी पीईटी के सिलेबस में आप सभी लोग जब पॉलिटी वाले सेक्शन में जाएंगे तो उसमें जो है आपको एक चैप्टर मिलेगा पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन। आज हम पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, जिसे बहुत से छात्र जो है छोड़ने वाले हैं, लेकिन मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि अगर 5 नंबर का संविधान आएगा तो यहां से 2 नंबर जरूर आएगा, क्योंकि स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज से क्वेश्चन इस वजह से आएगा क्योंकि अभी अभी फिलहाल 2021 में ही पंचायती राज अर्थात जो ग्राम पंचायत का चुनाव था वो संपन्न हुआ है। इससे क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन होता क्या है। मित्रों, मैं आपको बताता हूं कि पंचायती राज क्या है। आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो पंचायती राज होता है ग्रामीण स्तर की जो सरकार होती है उसे पंचायती सरकार कहा जाता है। जो छोटे स्तर की सरकार बनाई जाती है उसे पंचायती सरकार कहा जाता है। मैं आपसे इसके बारे में चर्चा करना प्रारंभ करता हूं। सबसे पहली बात मैं बताता हूं कि यह जो ग्राम पंचायती राज है अर्थात स्थानीय स्तर पे लोगों को जो सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाता है, सरकार बनाने का जो मौका दिया जाता है, इसका प्रयोग काफ़ी दिनों से चल रहा था। अर्थात प्राचीन इतिहास से ही इसके लक्षण दिखाई देते थे। मिडवल की हिस्ट्री में आएंगे तो मुगल काल में राजतंत्र की राजशाही शासन व्यवस्था स्थापित होने के बाद स्थानीय स्वशासन कहीं न कहीं गिरती नजर आती है। लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास में, जब हम आधुनिक भारत के इतिहास में एंट्री करते हैं तो 1882 में लॉर्ड रिपन वह आदमी होता है, लॉर्ड रिपन, ध्यान से सुनिएगा। 1882 में लॉर्ड रिपन नाम का एक वाइस गवर्नर जनरल होता है, भारत का गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड रिपन, जिसने जो है अपने स्थानीय स्तर पर कुछ संस्थाओं को मजबूत करने के लिए पंचायती राज का प्रारंभ किया था, अर्थात लोगों को शासन सत्ता देना प्रारंभ किया था छोटे स्तर पर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक भारत के इतिहास में पंचायती राज का जनक किसे माना जाता है तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है, क्योंकि 1882 पे इसने ही पंचायती राज को छोटे स्तर से विकेंद्रीकरण शुरू किया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका तैयार हुआ। उसके बाद हम बताते हैं पंचायती राज आगे आने वाले स्थिति में पंचायती राज धीरे धीरे कई सुधारों के बाद हमारे बीच में उपस्थित होता है आज का पंचायती राज। 1882 के बाद धीरे धीरे सुधार प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिशा में सुधार कई लोग करते हैं। बात आती है 1947 के 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हो जाता है। जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो लोगों को लगता है केंद्र में एक सत्ता है, एक सत्ता राज्य में है। राज्य की सत्ता, अब मुख्यमंत्री जो है किसी का घर के सामने वाली नाली बनवाने नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जो है किसी के घर के सामने जो झाड़ लगा हुआ है, जंगल लगा हुआ है, उसे साफ करवाने नहीं जाएगा। तो मुख्यमंत्री के कार्य को कम किया जाए, अर्थात छोटे स्तर पर भी सरकार बनाने का लोगों को मौका दिया जाए, जिससे छोटे स्तर से विकास प्रारंभ हो। क्योंकि कहा जाता है कि जब छोटे स्तर से विकास प्रारंभ होगा तभी जाकर के एक मजबूत देश का निर्माण हो सकता है। आप इसे समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि छोटे स्तर से ही एक मजबूत सरकार का निर्माण हो सकता है। तो यह जो पंचायती राज है यह सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए, एक शब्द को ध्यान में रखिएगा, सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए इसे लाया गया था। ठीक है, सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए। मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं, यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। मित्रों, छोटे स्तर पर सरकार बनाना अर्थात सत्ता को कई भागों में डिवाइड कर देना, जिससे प्रशासन और शासन सत्ता चलाने में समस्या ना हो, उसे ही कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। और इस सत्ता के विकेंद्रीकरण में गांधीवादी जो विचारधारा थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण का समर्थन कौन करता है। गांधी जी ना ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय, ना ही कांग्रेस के एक राजनीतिक व्यक्ति थे। गांधी जी एक महात्मा के रूप में अपना काम कर रहे थे 1947 के दशक में, लेकिन गांधीवादी जो विचारधारा थी वह आज तक जीवित है। गांधी जी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण का पुरजोर समर्थन दिया, गांधीवादी विचारधारा ने इसका समर्थन दिया। दादा भाई नौरोजी और महात्मा गांधी इसके पुरजोर समर्थक थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके पुरजोर समर्थक कौन थे ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था के, तो वो थे दादा भाई नौरोजी और महात्मा गांधी। इन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण को प्रारंभ किया। ठीक है, पुरजोर समर्थन दिया। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसका विरोध किसने किया था। मित्रों, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पंचायती राज का विरोध जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने किया था। यह क्यों किया था इसके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने छोटे स्तर पर सरकार बनाने का विरोध क्यों किया था। उनका कोई अलग
फंडा रहा होगा जिस वजह से उन्होंने विरोध किया था। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं यह पंचायती राज व्यवस्था 1947 के बाद किस तरीके से अपना पांव पसारती है। सरकार को समय समय पर कुछ समितियां गठित कराई जाती हैं, सरकार के द्वारा यह सलाह देती है किस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। उसी कड़ी में सबसे पहली जो समिति बनकर आती है सरकार को सलाह देने के लिए, वह समिति होती है बलवंत राय मेहता समिति। ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, जो बलवंत राय मेहता समिति होती है मित्रों, यह 1957 में आती है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आती है। क्यों आती है? ग्रामीण स्तर की जो सरकार होती है उसको सलाह देने के लिए आती है। ग्रामीण स्तर की सलाह कैसी, ग्रामीण स्तर की सरकार किस तरीके से बननी चाहिए, उसी को सलाह देने के लिए बलवंत राय मेहता के अध्यक्षता में बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आती है। बलवंत राय मेहता समिति ने क्या क्या सुझाव दिया था उसे समझने का प्रयास करिएगा। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की शुरुआत की, सुझाव दिया त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था। ध्यान रखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो सरकार बननी चाहिए गांव में, वह जो है एक ग्राम स्तर पे बननी चाहिए, एक ब्लॉक स्तर पे बननी चाहिए और एक जिला स्तर पे बननी चाहिए। इन्होंने बताया था कि जो सरकार होती है वो ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पे बननी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं इन्होंने इतनी ही चीजें बताई थी जो कि इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? 1957 में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को इन्होंने बताया था और यह जो है ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पे बंटनी चाहिए। अब हम आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और देते हैं। ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे जो है हमारे संविधान में, ध्यान से सुनिएगा, पंचायती राज व्यवस्था को हमारे संविधान में अनुच्छेद 40 में जगह दी गई थी। कहाँ जगह दी गई थी? अनुच्छेद 40 में। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो पंचायती राज को अनुच्छेद 40 में जगह दी गई थी। ये जो अनुच्छेद 40 है यह जो है नीति निर्देशक तत्व में आता है। अब हम बताते हैं, थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा नीति निर्देशक तत्व क्या होता है। मित्रों, नीति निर्देशक तत्व जो है जन कल्याणकारी भावनाओं को विकसित करने के लिए संविधान में जगह दिया गया था। लेकिन नीति निर्देशक तत्व के जितने भी सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को अगर सरकार आपको नहीं देती है तो आप सरकार का विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पष्ट किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो भी कानून बनाए गए हैं, जो भी नियम बनाए गए हैं, अगर राज्य सरकार के पास उतना पावर होता है, पैसा होता है, तभी जाकर के वो जनता को देने का प्रयास करेगी। धीरे धीरे लोग प्रयास करेंगे, लेकिन आपका मौलिक अधिकार नहीं है कि आप कोर्ट जाएंगे कि यह मुझे अधिकार नहीं मिल रहा है। प्रारंभ में पंचायती राज व्यवस्था कहीं कहीं पर लागू थी, कहीं कहीं पर लागू नहीं थी। अनुच्छेद 40 में ही इसका स्थान प्रारंभ में था। लेकिन तत्कालीन जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका नाम होता है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया था, उन्होंने 2 अक्टूबर, ध्यान से सुनिएगा, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को इस बलवंत राय मेहता समिति के आने के बाद, बलवंत राय मेहता समिति के आने के बाद 2 अक्टूबर 1959 महात्मा गांधी के जन्मदिन पर नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया। अर्थात यहां पर त्रिस्तरीय पंचायत, यहां पे प्रधान जी चुने गए, प्रमुख जी चुने गए और जिला पंचायत अध्यक्ष जी चुने गए। अर्थात नागौर राजस्थान पहला राज्य था जहां पर जो है पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ किया गया। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश ने इसे अडॉप्ट किया। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने अडॉप्ट किया। तो ध्यान से सुनिएगा, कहीं कहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले किसने? तो राजस्थान ने, उसके बाद आंध्र प्रदेश। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आने के बाद अभी तक क्या है? अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्व में इसकी बात कही गई है। अर्थात कोई राज्य लागू करे या ना लागू करे, इससे केंद्र सरकार उस राज्य के ऊपर दबाव नहीं बना सकती है, क्योंकि वह राज्य सरकार अगर उसके पास समय होता है, टाइम होता है, पैसा होता है तो प्रधानों का चुनाव कराएगा, अगर नहीं होता है तो नहीं कराएगा। आप उसे जबरदस्ती लागू नहीं कर सकते हैं। डीपीएसपी का एक पार्ट है। ठीक है, डीपीएसपी का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर आपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वीडियो नहीं देखा है हमारा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने कुछ अलग तरीके से राज्य के नीति निर्देशक तत्व समझाने का मैंने प्रयास किया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या है। ठीक है, इसे कुछ शिक्षक जो है डीपीएसपी के नाम से पढ़ाते हैं, तो वही डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। समझ में आया? चलिए, अब बलवंत राय मेहता समिति के आने के बाद अनुच्छेद 40 वाला जो पोर्शन था, यह जो है 2 राज्यों में पहले लागू कराया गया। पहला राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को, उसके बाद 1959 में ही 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में लागू किया गया पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद एक समिति आती है 20 साल के बाद एक समिति आती है जिसका नाम होता है अशोक मेहता समिति। ठीक है, 1977 में एक समिति आती है जिसका नाम होता है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति
अशोक मेहता समिति कब आती है? तो 1977 में। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी, लेकिन जैसे अशोक मेहता समिति आती है, इसने जो है द्विस्तरीय पंचायत की वकालत किया। कितना? द्विस्तरीय पंचायत की वकालत। इन्होंने जो है ब्लॉक स्तर की पंचायत को छोड़ दिया। इन्होंने कहा कि द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू होनी चाहिए। तो इससे जो है यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक मेहता समिति कब आई थी? 1977 में आई थी। और इन्होंने क्या क्या कहा था? तो द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था की शुरुआत की। समिति के बाद कई समितियां आती हैं पंचायतों को सलाह देने के लिए कि ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज किस तरीके से लागू होनी चाहिए। लेकिन जो आखिरी सुझाव आता है वह 1986 में आता है। जो आखिरी सुझाव आता है वह 1986 में आता है, जिसका नाम होता है LM सिंघवी समिति। क्या नाम है? LM सिंघवी समिति। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। LM सिंघवी समिति कब आती है? 1986 में आती है। यही LM सिंघवी समिति के बाद लगने लगता है कि अब जो ग्राम पंचायत वाला पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन है, ये अब लागू हो जाएगा। ठीक है, LM सिंघवी समिति ने क्या सिफारिश किया? इन्होंने कहा कि ग्रामीण जो स्तर की जो पंचायत होनी चाहिए वो त्रिस्तरीय होनी चाहिए। इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव को स्वीकार किया, लेकिन इन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि इसे जो है संवैधानिक मान्यता दे देनी चाहिए। ठीक है, इसे क्या दे देनी चाहिए? संवैधानिक मान्यता दे देनी चाहिए, LM सिंघवी समिति ने कहा। और LM सिंघवी समिति के ही सिफारिश पर 1992 में 73वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें इसे संवैधानिक मान्यता के रूप में करार दिया जाता है। ठीक है, तो LM सिंघवी समिति कब आई थी? 1986 में। इन्होंने भी त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया, लेकिन इन्होंने इसे संवैधानिक मान्यता देने की जो बात कही, यह संवैधानिक मान्यता आखिरकार क्यों दिया गया? इस वजह से संवैधानिक मान्यता देने की बात कही गई। पहले तो अनुच्छेद 40 में इसे रखा गया। अनुच्छेद 40 का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के पास अगर समय होगा, टाइम होगा, चुनाव कराने का मौका होगा, तो वह प्रधानी का चुनाव कराएगी, नहीं तो नहीं कराएगी। कई राज्य मतलब कि भटक रहे थे, मैं चुनाव नहीं कराऊंगा तो क्या कर लोगे? ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, तो लोगों को लग रहा था कि केंद्र सरकार किसी के ऊपर दबाव भी नहीं बनाएगी। कांग्रेस के अतिरिक्त कहीं पर कोई सरकार होती थी, वह ऐंठ जाती थी, तो मैं प्रधानिक चुनाव नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो राज्य अपने स्तर से काम करने लगती थी। तो लोगों को लगा कि अब इसे जो है संवैधानिक मान्यता दे देनी चाहिए। अगर संवैधानिक मान्यता दे दी जाएगी तो कर्मठता के साथ राज्य जो है इसका भरपूर सहयोग के साथ ग्राम स्तर पे पंचायत की व्यवस्था करने लगेंगे। तो इसी समिति ने, LM सिंघवी समिति ने संवैधानिक मान्यता देने की बात कही। और 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन 1992 73वें संविधान संशोधन 1992 में ग्राम पंचायत या पंचायती राज को ध्यान से सुनिएगा, ग्राम पंचायत या पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दिया गया। क्या कहा गया? संवैधानिक मान्यता दे दिया गया। और इसे जो है मान्यता दिया गया, और इसे अब अनुच्छेद 40 से हटा करके, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से हटा करके, अब जो है अनुच्छेद 243 में लाके जोड़ दिया गया। कहां? अनुच्छेद 243 में लाके जोड़ दिया गया। अब अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक, ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेदों में पंचायती राज की बात की गई है। अब यह जो पंचायती राज है 73वें संविधान संशोधन के बाद अब यह क्या हो गया है? संवैधानिक करार दे दिया गया है। अर्थात अब कोई भी राज्य नहीं कह सकता है कि मैं पंचायती चुनाव नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो यह जो पंचायती राज 1992 में अधिनियम आता है, यह 24 अप्रैल, ध्यान से सुनिएगा, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया जाता है। इसी वजह से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज का जो संवैधानिक मान्यता थी उसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपने बात समझ लिया। और इसे अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ में संवैधानिक मान्यता के साथ 16 अनुच्छेदों के साथ जोड़ दिया गया। अब एक बात करते हैं, इसके लिए एक अनुसूची भी बनाई गई। इसे जो है 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। किसमें? इसे जो है 11वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि इसे जो है संवैधानिक मान्यता देने के लिए इसे कई स्थानों पे ऐड किया गया। अभी तक संविधान में केवल 10 अनुसूचियां थी। 10वां अनुसूची क्या थी? दल बदल अधिनियम 1985 वाला। इसे जो है
73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 11वीं अनुसूची के तहत इसे ग्राम पंचायत को जोड़ दिया गया और इसमें जो है 29 कार्य बताए गए। अब 29 कार्य क्या है? नाली की सफाई है, चक्रोट बनवाना है, और गांव में जो काम होते हैं तालाब की खुदाई करवाना है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराना है। तो ग्राम पंचायत में कितने कार्य बताए गए हैं? 29 कार्य बताए गए। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता कब दिया गया? तो 24 अप्रैल 1993 को। इसके लिए कौन सा अधिनियम आया? 73वां संविधान संशोधन 1992 आया। इसके साथ इसे संवैधानिक मान्यता दिया गया। इसे जो है अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 तक स्थान दिया गया। इसके अंतर्गत 16 अनुच्छेद है। इसे प्रारंभ में 40वें अनुच्छेद में मान्यता दी गई थी, लेकिन वह राज्य का नीति निर्देशक तत्व था, उसे वहां से उठा करके यहां लाने की बात इस वजह से की गई क्योंकि राज्य का नीति निर्देशक तत्व राज्य के ऊपर निर्भर करता था, वह लागू करेगी कि नहीं लागू करेगी। राज्य कर्मठता के साथ इसका पालन करे, इस वजह से उठा करके इसे संवैधानिक मान्यता दे दिया गया। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इस वजह से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और इसे जो है एक अनुसूची ऐड किया गया जो 11वीं अनुसूची के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है ग्राम पंचायत के बारे में बात किया गया 11वीं अनुसूची में और इसमें 29 कार्य बताए गए हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि किस तरीके से पंचायत, जब इसे संवैधानिक मान्यता दे दिया गया तो इसमें कुछ नियम भी बनाए गए। अब उस नियमों को समझने का प्रयास करिएगा कि चुनाव किस तरीके से होगा। अब जब संवैधानिक मान्यता दिया गया तो एक फंडामेंटल नियम बनाया गया, किसी नियम के आधार पर चुनाव होगा पंचायतों में। तो सबसे पहले जब नियम बनाया गया तो इसमें भी बताया गया कि त्रिस्तरीय पंचायत होगा। कैसा होगा? त्रिस्तरीय पंचायत की मंजूरी दी गई, लेकिन अशोक मेहता समिति के भी थोड़ी सी लाज रखी गई और वहां पे बताया गया यदि किसी राज्य में 20 लाख से कम जनसंख्या है, यदि किसी राज्य में 20 लाख से कम जनसंख्या है तो वहां पर क्या होगा? वहां पर द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था होगी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो है, वर्तमान में कोई भी ऐसा राज्य नहीं हमें दिखाई देता है कि वहां पे 20 लाख से कम जनसंख्या हो। लेकिन अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था तो उनकी लाज रखी गई कि 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था रखी जाएगी, लेकिन 20 लाख से जब जनसंख्या कम होगा तब। ठीक है, यहां पे बताया गया कि त्रिस्तरीय पंचायत होगा। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि ऐसा एक राज्य है जहां पे त्रिस्तरीय से ज्यादा पंचायती व्यवस्था चल रही है, वो है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल में जो है चतुर्थ स्तरीय पंचायत व्यवस्था चल रही है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे चतुर्थ स्तरीय पंचायत व्यवस्था चल रही है? तो पश्चिम बंगाल है। और एक ऐसा राज्य ऐसा भी है जहां पे अभी तक पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन लागू नहीं हो पाया है, वह है नागालैंड। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि चतुर्थ स्तरीय पंचायत व्यवस्था किस राज्य में लागू है? पश्चिम बंगाल में। ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू हुई है? तो नागालैंड है। और इसमें जो है जो मंजूरी मिली संवैधानिक मान्यता के तहत, इसमें भी त्रिस्तरीय पंचायत को माने रखा गया। उसके बाद 20 लाख से कम जनसंख्या होने पर द्विस्तरीय चुनाव कराने की योजना बनाई गई। अब आगे हम बात करते हैं किस तरीके से चुनाव। सबसे पहले बात ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो है सीटों के आरक्षण की बात कही गई। इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर सीटों का आरक्षण किया जाएगा, अर्थात किसी ब्लॉक में इतने गांव हैं, उसमें जो है सीटों का आरक्षण किया गया। इसमें ही महिला को आरक्षण दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे पहले महिला आरक्षण की बात कहां पर की गई है? सबसे पहले महिला आरक्षण की बात पंचायती राज व्यवस्था में की गई। इसमें बताया गया कि कोई भी बात हो, चाहे जैसा भी चुनाव हो, लेकिन उसमें जो है 1/3 अर्थात 33% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाएगा। कहां पे? 33% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे आगे बात बढ़ी और महिलाओं का आरक्षण धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने सर्वप्रथम महिलाओं के आरक्षण को पंचायती राज में 50% कर दिया। लेकिन 27 जुलाई 2009 ईस्वी को केंद्र सरकार के द्वारा माना गया कि अब पंचायती राज व्यवस्था में 50% सीट जो है महिलाओं के लिए रखा जाएगा। पहले तो जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को मतलब कि इसे संवैधानिक मान्यता दिया गया 33% रखा गया, लेकिन बिहार ने सबसे पहले इसे 50% रखा। अंत में केंद्र सरकार ने 27 जुलाई 2009 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में इसे महिलाओं के आरक्षण को 50% कर दिया गया। और SC/ST का जो आरक्षण है, SC/ST के आरक्षण को वहां की जनसंख्या के अनुपात पे रखा गया। किस पे रखा गया? वहां की जनसंख्या के अनुपात पे SC/ST के आरक्षण को रखा गया। लेकिन ये जो महिलाओं का आरक्षण है उससे जनसंख्या का कोई मतलब नहीं है। 50% सीटें महिलाओं के लिए हैं, थी और आगे रहने वाली हैं। कि इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल पंचायत व्यवस्था में कार्यकाल कितना होता है? तो मित्रों आप सभी लोग जानते हैं, जो भी
जिनका चुनाव होकर चयनित होते हैं, जिनका चुनाव होता है, उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। इसके पहले ग्राम प्रधान अपना त्यागपत्र जो है जिला स्तर पर देकर के पदमुक्त हो सकते हैं। अगर उनकी डेथ हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। अगर प्रधान जी की डेथ हो जाती है 6 महीने के अंदर चुनाव होगा। ठीक है, कहीं पर कानून व्यवस्था अगर सही नहीं है तो थोड़ा लेट लपेट हो जाता है। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, चुनाव योग्य आयु कितनी होती है? चुनाव लड़ने के लिए, पंचायती चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? ध्यान रखिएगा, यहां पर जो है आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। यहां पे कितनी होनी चाहिए? लोग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का आयु याद करते हैं, उसी में इसे भी मार देते हैं 25 साल। लेकिन नहीं, आप 21 साल के हो गए तो आप प्रधान जी बनने योग्य हैं, आप प्रधान बन सकते हैं। ठीक है, तो 21 वर्ष के लोग जो है प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। मित्रों, प्रधान जी बनने के लिए योग्यता आज तक डिसाइड नहीं की गई है, जिसे कहते हैं केवल वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, इससे कोई मतलब नहीं है। मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए। ठीक, ये जो प्रधान जी का चुनाव होता है, इनके पास पैसा कैसे कैसे आता है? चुनाव तो जीत गए प्रधान जी, अब प्रधान जी के पास पैसा कैसे आएगा? तो मैं आपको बताता हूं। हर पांचवें वर्ष राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। किसका? राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो प्रधान जी को पैसा हस्तांतरित करती है कि आप इस इतने कार्य करने के लिए इतना पैसा आपको आवंटित किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? राज्य वित्त आयोग के लिए। इसका गठन जो है प्रत्येक 5वें वर्ष राज्यपाल महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री के सलाह पर किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि यह जो राज्य का पंचायती राज व्यवस्था होता है, इसका निर्वाचन कौन करवाता है? आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, इन सब का जो चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव जो होता है, इसे जो है केंद्र का निर्वाचन आयोग करवाता है। लेकिन जो राज्य स्तर का ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, ध्यान रखिएगा, उसे राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है? राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, राज्य का निर्वाचन आयोग इसे करवाता है। जो भी बातें इंपॉर्टेंट थी मैंने बताया है। अब इसके गठन की बात कर लेते हैं, किस कैसे कैसे यह गठित होती है। एक तो यह जो है ग्राम पंचायत स्तर पे गठित होती है। कहाँ पे? ग्राम पंचायत स्तर पे गठित होती है। एक ब्लॉक स्तर पे गठित होती है। कहाँ पे? ब्लॉक स्तर पे गठित होती है। त्रिस्तरीय पंचायत वाला एक जो है जिला स्तर पे गठित होती है। कहाँ पे? जिला स्तर पे गठित होती है। समझ में आया? जो ग्राम पंचायत पे गठित होती है, मित्रों मैं आपको बताता हूं, जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है यह प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। किससे होता है? प्रत्यक्ष विधि द्वारा। अब प्रत्यक्ष विधि का मतलब क्या है कि जैसे आप 18 वर्ष के हैं तो केवल प्रधान जी का चयन आप करेंगे, बाकी आप प्रमुख का और जिला स्तर के जो जिलाध्यक्ष होंगे उनका आप चयन नहीं कर पाएंगे। क्यों? मैं बताता हूं। इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। ब्लॉक स्तर के प्रमुख जी का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष विधि से। इनका भी चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष विधि से। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है। अभी प्रधानी का चुनाव संपादित हुआ है, उसमें 3 तरीके के चुनाव हुए हैं। एक चुनाव हुआ है प्रधान जी का, जिसे सरपंच महोदय कहते हैं। एक चुनाव हुआ है बीडीसी का, जिसे क्षेत्र पंचायत सदस्य कहते हैं। एक चुनाव हुआ है जिला पंचायत सदस्य का। किसका हुआ है? जिला पंचायत सदस्य का एक चुनाव हुआ है। इन्हीं तीनों के चुनाव हुए हैं। अभी प्रधानी का चुनाव संपन्न हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं। ये जो प्रधान होते हैं, ये तो प्रधानी का अपना एक बार प्रधान चुन लिए गए, 5 साल के लिए प्रधान हो गए। लेकिन जो बीडीसी होते हैं, जिनका क्षेत्र पंचायत सदस्य कहा जाता है, यही क्षेत्र पंचायत सदस्य, जैसे एक ब्लॉक में 80 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, तो यही क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने में से किसी एक को या कोई दूसरा अगर खड़ा हो जाता है प्रमुख पद के लिए, किसके लिए? प्रमुख पद के लिए अगर खड़ा हो जाता है तो वोट कौन देगा? वोट यही बीडीसी वाला देगा। ठीक है, यही बीडीसी वाला वोट देकर के प्रमुख बनाएगा। ठीक, समझ में आ गया? तो बीडीसी जो होते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य, वही जो है प्रमुख का चुनाव करवाते हैं। अर्थात जनता इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, प्रमुख हम किसे बनाएंगे। उसके बाद जिला पंचायत सदस्य का क्या काम होता है? जिला पंचायत सदस्य जो करते हैं वो जिला अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। किसका चुनाव करते हैं? जिला स्तर के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। यह जो है जो भी जिला पंचायत सदस्य, जैसे एक जिला में 75 जिला पंचायत सदस्य हैं, तो 75 में से कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं खड़ा होता है तो कोई बड़ा नेता खड़ा हो जाएगा, जिसे जिला अध्यक्ष बना दिया जाएगा। ठीक है, अब इनके काम क्या क्या होते हैं मैं बता देता हूं। प्रधान जी का काम क्या होता है? अपने गांव में अच्छी व्यवस्था कराना, अपने गांव में कोई समस्या ना हो उसे शांति व्यवस्था बनाए रखना, गांव में
खुशहाली लाने का भरसक प्रयास करना, तालाब खुदवाना, सारी जो जन कल्याणकारी बातें होती हैं 29 तरीके की बात बताए गए हैं। तो 29 तरीकों का काम जो क्या करता है प्रधान जी करते हैं, ठीक है। अब ये जो बीडीसी महोदय होते हैं इनका क्या काम होता है, अब बीडीसी तो जिता दिए प्रमुख को, बीडीसी प्रमुख को जिताने के बाद बीडीसी भैया समाप्त नहीं हो जाते, बीडीसी का भी काम होता है। ये क्या करते हैं, प्रधान जी को प्रधानी चलवाने के लिए सपोर्ट देते रहते हैं, सलाह देते रहते हैं कि आप इस तरीके से काम कर लीजिए। लेकिन प्रधान जी बीडीसी का सलाह मानेंगे, क्षेत्र पंचायत सदस्य का सलाह मानेंगे, इसके लिए बाध्य नहीं है। क्षेत्र पंचायत सदस्य कहेगा यहां से चक्रोट, यहां से नाली निकलवाइए, अगर प्रधान जी को लगेगा नाली निकलवाना जन कल्याणकारी है तो निकलवाएंगे, लेकिन बीडीसी इस पर दबाव नहीं बना सकता है कि आप यहां से नाली निकलवाइए, क्योंकि आपने तो प्रमुख का चुनाव करा दिया, अब आप स्वतंत्र हो चुके हैं बीडीसी महोदय, ठीक है। उसके बाद जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं इनका भी यही काम है। जिला पंचायत सदस्य भी कोई काम किसी के ऊपर दबाव बना के नहीं करवा सकते, प्रधान जी के ऊपर, इनके पास भी कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं आता है, ठीक है। ये डायरेक्टली जिला अध्यक्ष का चुनाव कराने के बाद ये भी स्वतंत्र हो जाते हैं। अब कुछ बातें मैं और आपको बता देता हूं। जो ग्राम पंचायत स्तर पे होता है यहाँ पे एक सरपंच का भी चुनाव होता है। सरपंच का चुनाव नहीं होता है, यही ग्राम प्रधान एक को सरपंच नियुक्त कर देते हैं। बात आती है कई गांव में सरपंच की नियुक्ति नहीं होती है, लेकिन कागजों में सरपंच की नियुक्ति हो जाती है। अब सरपंच की नियुक्ति हो जाती, सरपंच किसे कहते हैं, जैसे गांव में किसी दो लोगों में विवाद हो गया, नाली को लेकर के विवाद हो गया, 1 फुटिया जमीन के लिए विवाद हो जाता है, नाली के पानी के लिए विवाद हो जाता है, तो ऐसे विवाद गाँव में होते रहते हैं। इस विवाद के निपटारा के लिए ग्राम प्रधान एक सरपंच की नियुक्ति करते हैं। अब सरपंच की नियुक्ति कागजात में हो जाती है, ग्राम प्रधान अपने स्तर से या तो अपने सरपंच बन जाते हैं या किसी को बना देते हैं। अब जब सरपंच महोदय बन जाते हैं, सरपंच के अंडर जो है 3-4 पंच भी बना दिए जाते हैं, जो कि सरपंच की सहायता के लिए होते हैं। अब सरपंच का काम क्या होता है, नाली विवाद, घर विवाद और भाइयों में बंटवारा हो रहा है उसके विवाद को, छोटे छोटे विवाद को ये लोग निपटाते हैं। ये जो है फौजदारी मामले को भी सुनते हैं, ठीक है, ये फौजदारी मामले को भी सुनते हैं और दीवानी मामले को भी सुनते हैं। लेकिन जो दीवानी मामला है, जो जुर्माना वाला मामला होता है, यह जो है 10,000 से अधिक नहीं होता है, ठीक है। अगर 10,000 से ऊपर का मामला है तो आपको भैया न्यायालय में जाना पड़ेगा, लेकिन 10,000 से नीचे का मामला है, जैसे कि गेहूं का बंटवारा हो रहा है, 10 कुंटल गेहूं बांटे, 2 भाई में बंटवारा हो रहा है, तो आप ग्रामीण कचहरी सरपंच महोदय आएंगे, हल्का हल्का बंटवारा कर देंगे। लेकिन अब पूरे खेत का आप बंटवारा कर रहे हैं तो सरपंच महोदय बंटवारा कराने के लिए बाध्य नहीं होंगे। अगर सरपंच का बात आप मानते हैं तो बंटवारा कर लीजिए, नहीं तो आप जिला स्तर के न्यायालय में जाइए, वहीं पर अपना समय और पैसा खर्चा करिए, न्याय लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर यही 2 बात है, सरपंच फौजदारी भी सुनेंगे, दीवानी भी सुनेंगे, लेकिन 10,000 से ऊपर मामले सरपंच के अधिकार में नहीं आते हैं। अब इनका काम हो गया, ग्राम पंचायत का काम हो गया। अभी जो ब्लॉक के प्रमुख होते हैं इनका क्या काम होता है, ये जो प्रमुख होते हैं इनका काम होता है कि यहाँ से कोई चीज़ आती है तो इसका जो है क्या करते हैं, ये जो है जिला जो अध्यक्ष होते हैं, जिला अध्यक्ष, प्रमुख के लिए मैं क्लियर बता दूं, प्रमुख का यही काम होता है कि जो काम इनके क्षेत्र में हो रहा है, जो काम ग्राम प्रधान जी करवा रहे हैं, इसे जो है एक विचार विमर्श किया जाए। क्या किया जाए, विचार विमर्श किया जाए उस काम पर कि आपने काम सही करवाया, गलत करवाया, पैसा वैसा पास करवाते हैं, ठीक है, प्रमुख जी। अब प्रमुख जी इसी बात को लेकर के अपने जिलाध्यक्ष तक पहुंचा देते हैं कि हमारे क्षेत्र में इतना इतना काम हुआ है, और जिला अध्यक्ष जी का काम क्या होता है, इसे पर्यवेक्षण करना। केवल जो काम हुआ है अपने ब्लॉक में, अपने ज़िले में जो काम हुआ है, जाकर के देख लेते हैं कि हाँ इतना इतना काम हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी क्वेश्चन जिला पंचायत स्तर से या पंचायती राज व्यवस्था से या स्थानीय स्वशासन से आएगा यूपीपीईटी में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरा अगर लेक्चर आप लोगों ने पूरा ले लिया है तो एक भी क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर बनाइएगा, यूपीपीईटी का कोई आपके पास प्रैक्टिस सेट हो या कोई भी सेट हो, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। अब मैं बाद में ये नहीं कहूँगा कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अगर आपको लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने लायक है तो कर दीजिएगा, मत करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये मेरा शौक है।